हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो दैट हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड। लेकिन आज से जो हम फिर से एक और सेशन स्टार्ट करेंगे, एक और पैटर्न ऑफ सेशन स्टार्ट करें जिसमें हम मैराथन सेशंस करेंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो इसके आपके डिफरेंट पार्ट्स आएंगे रोज़ आज के बाद, एंड we'll do a lot of questions from normal, from easy level to moderate level to toughest level, right? So let's get started. So question number 1 for today's session is the Environment Protection Act of India was enacted in 1981, 1986, 1995 and 2000. एंड यस, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया में एनेक्ट किया गया वो किया गया 1986 में. सो 1986 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1986. इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को जो है एनेक्ट किया. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन? इनमें से कौन सा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, एयर कंडीशनिंग, यूज़ ऑफ पेपर बैग्स. तो यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये बिल्कुल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ है. तो क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें एनवायरमेंट का भी ख्याल रखना है. एयर कंडीशनिंग बिल्कुल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ है. एयर कंडीशनर्स अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली उससे एनवायरमेंट पे बुरा असर पड़ेगा. और हमें पेपर बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि पॉलीथीन जो है वो बहुत मुज़िर है, उससे सॉइल पोल्यूशन होता है और हमें जो है पेपर बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए. सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर. पॉवर्टी एलिवेशन इज नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. सो पॉवर्टी एलिवेशन इज द राइट आंसर. सो पॉवर्टी एलिवेशन जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ एसोसिएटेड नहीं है. सो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. Environment refers to the natural world of land, water, air, plants and animals that exist around it, the sum total of conditions which surround human beings at a given point of time, the interacting system of physical, biological and cultural elements which are interlinked, all of the above. Environment हम किसको बोलते हैं? चूज द राइट आंसर. क्योंकि एग्जाम में देखते होंगे आप भी बेसिक क्वेश्चंस वहाँ गलत होते हैं. सो यस, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. इन सबको हम एनवायरमेंट बोलते हैं. ठीक है, ओके. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटरजनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ. क्या यूज़ करने की सेंस होनी चाहिए इंसान में, और जनरेशन के हिसाब से. इंटरजनरेशनल की मतलब हमारी आगे वाली जनरेशन ने कितना यूज़ किया तो उसका असर हम पे क्या है, हम कितना यूज़ करें उसका असर आने वाली जनरेशन पे क्या है. नेचुरल रिसोर्सेज, मटीरियल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, सोशल रिसोर्सेज. बताइए. And yes, the right answer here is sustainable development is a matter of intergenerational sensibility in respect of use of natural resources. कि हम नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, अगर हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इतनी करेंगे कि वो खाली हो जाएगा, अगर हम जंगलों को सारा काट देंगे तो आने वाली नस्ल के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए जो है वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है और वो फिर जो है उनकी लाइफ स्टेबल नहीं रहेगी. ठीक है, ओके. एनवायरमेंट इज कंपोजिट स्टेट ऑफ. एनवायरमेंट कंपोजिट सिस्टम किन की है? बायोटिक फैक्टर्स की, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स की, अबायोटिक फैक्टर्स की, ऑल ऑफ द अबव. बायोटिक फैक्टर्स हो गए लिविंग बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगाई, एल्गी, बैक्टीरिया. अबायोटिक फैक्टर्स हो गए सॉइल, वाटर, सनलाइट, लैंड, राइट. तो इसमें क्या आएगा? इसमें ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. चाहे कोई फिजियोग्राफिक रीजन है, चाहे कोई बायोटिक फैक्टर है, अबायोटिक फैक्टर, इसमें सारा कुछ आएगा. Moving to another question. A country's natural capital included all of the following except. नेचुरल कंट्री की नेचुरल कैपिटल में क्या आता है, एक्सेप्ट क्या आता है? बाकी सारी चीज़ें आती है, एक नहीं है जो नहीं आता है. फॉरेस्ट, वाटर, रोड्स, मिनरल्स. ऑब्वियसली कंट्री की जो नेचुरल कैपिटल है उसमें फॉरेस्ट अगर आएगा ऑब्वियसली उसमें टिम्बर होता है, उसमें फॉरेस्ट प्यूरीफाई करता है एयर को, उससे रेन होती है, उसमें मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं. वाटर बॉडीज़ का यूज़ हम इस बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. मिनरल्स से ही बहुत सारी चीज़ें हमारी चलती हैं. सो यस, ऑप्शन सी रोड्स इज द राइट आंसर. रोड्स यहाँ पे एक्सेप्शन है, बाकी सारी नेचुरल कैपिटल में आता है. जितनी हमारे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, पानी ज़्यादा होगा, मिनरल ज़्यादा होंगे, वो हमारी कैपिटल है, उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही मिलता है. द डेकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज़ द इनिशिएटिव ऑफ. जो सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल एक डेकेड ही स्टार्ट किया है, किसने इनिशिएटिव स्टार्ट किया? यूनाइटेड नेशंस, इंडिया, जर्मनी, वर्ल्ड बैंक. किस ऑर्गेनाइजेशन या किस कंट्री ने स्टार्ट किया है डेकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी? किसका इनिशिएटिव है ये? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स का इनिशिएटिव है ये डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, राइट. द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन. किस में है सबसे ज़्यादा रोल सोलर रेडिएशन का? कार्बन साइकिल में, हाइड्रोजन साइकिल में, वाटर साइकिल में और नाइट्रोजन साइकिल में. मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन.
ऑब्वियसली आप मुझे बता, आपने देखा होगा सी में वाटर साइकिल चलेगा ही नहीं सोलर इस एनर्जी के बगैर। कैसे? यहाँ पे समंदर होता है, समंदर में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं वो हीट अप करती है पानी को, और वहाँ से ऊपर की तरफ इवापोरेशन जाता है। इवापोरेशन जब ऊपर की तरफ वाटर वेपर जाता है तो यहाँ पे वाटर वेपर जो है वो क्लाउड्स बनाता है और फिर रेन होता है। तो ये वाटर साइकिल ऐसे ही चलता है, जब रेन होता है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, फिर से पानी आता है समंदर में। तो यस, वाटर साइकिल के लिए सोलर रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मेन रोल है सोलर रेडिएशन का। ऑप्शन सी वाटर साइकिल इज द राइट आंसर हियर। अगर आप देखेंगे ना सोलर रेडिएशन तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे नाइट्रोजन साइकिल देख के, यहाँ पे कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, लेकिन इनसे कोई लेना देना नहीं है। वाटर साइकिल इसका सही आंसर है। The World Environment Day is celebrated on 1st December, 5 जून, 14 नवंबर, 15 अगस्त। 15 अगस्त होता है इंडिपेंडेंस डे इंडिया का, है ना। और जो 14 नवंबर होता है वो होता है चिल्ड्रंस डे इंडिया में। तो आप मुझे बताइए वर्ल्ड का, पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? ऑब्वियसली 5 जून को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो 5 जून इज द राइट आंसर हियर। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। What is important for sustainable development? Sustainable development के लिए क्या important है? Conservation of biological diversity, prevention and control of pollution, decreasing poverty, all of the above. क्या important है sustainable development के लिए? क्या बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, या पोल्यूशन को कंट्रोल करना, या पॉवर्टी को कम करना? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। अगर पॉवर्टी को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो नेचुरल, अगर हम उनको लिवलीहुड प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो जाके फिर फॉरेस्ट्स को काट डालेंगे, ठीक है। अगर पोल्यूशन बढ़ता गया, उससे वाटर पोल्यूशन हो सकता है, उससे लोग बीमार पड़ सकते हैं। अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं किया तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। सो यस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबोव। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एज एट। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, न्यू दिल्ली। चूज द राइट आंसर, एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नागपुर। नागपुर में ये जो है लोकेटेड है। गॉट इट? ओके। द फर्स्ट अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट। पहला अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था? वॉशिंगटन, जिनेवा, रियो दी जेनेरो, ब्यूनोस एरीज। ठीक है, कहाँ पे हुआ था पहला अर्थ समिट? एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रियो दी जेनेरो जो है ये एक सिटी है ब्राज़ील में, ठीक है। साउथ अमेरिका जो कंट्री है ब्राज़ील, वहाँ पे एक सिटी है रियो दी जेनेरो, वहाँ पे जो है पहला अर्थ समिट हुआ, ठीक है। ओके। What was the title of Rio 20 Declaration? Rio 20 Declaration का टाइटल क्या था? The future we want, the future we seek, the future we have, the future we see. कभी कभी क्या है, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कभी कभी नहीं, आप एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आ जाते हैं। सो द राइट आंसर हियर इज द फ्यूचर वी वांट, ऑप्शन ए। ओके। एयर इज एन, एयर क्या है? कंपाउंड है, एलिमेंट है, मिक्सचर है, इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है एयर? एंड यस, एयर क्या है? एयर एक मिक्सचर है। एयर है मिक्सचर ऑफ गैसेस है एयर। इसमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन गैस है, ऑलमोस्ट 20% ऑक्सीजन है, एंड 0 कुछ परसेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है, लेकिन हम इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, और एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो दी जेनेरो वॉज। कौन सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी रियो दी जेनेरो में? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में थी, वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन समिट, इंटरनेशनल न्यू इकोनॉमिक्स, ठीक है, नन ऑफ द अबव। कौन सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रियो दी जेनेरो में हुई? एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। Which of the following is considered to be the optimum concentration of carbon dioxide for natural balance in atmosphere? Which of the following is considered to be the optimum concentration of carbon dioxide for natural balance in atmosphere? Atmosphere में natural balance के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग होती है किससे? जब कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज़्यादा होती है, जब उसकी लेवल इंक्रीज होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो सही है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का किसी लेवल तक होना भी सही है, ठीक है। इससे हमारी अर्थ गर्म रहती है। तो कौन सी ऑप्टिमम लेवल कंसंट्रेशन ये जो मानी जाती है ऑप्टिमम कंसंट्रेशन? 0.02%, 0.03%, 0.04%, 0.05%, एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 0.03%।
व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ कॉल्ड? जो गैसेस की थिन लेयर अर्थ के इर्द गिर्द है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर, वाटर पार्टिकल, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। सो जो थिन लेयर ऑफ गैसेज है अराउंड द अर्थ, एनवलोप है गैसेस का, तो उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर इज, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या है ड्राई एयर में? 21%, 27%, 50%, 78%। And yes, the right answer is 78%, option D. In atmosphere the highest percentage is of, किसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की। सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है एटमॉस्फेयर में किसकी? नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन जो है वो 78% है एयर का, नाइट्रोजन। ठीक है, शाबाश। Which one of the following noble gases is not present in air? इनमें से कौन सा नोबल गैस है जो एयर में प्रेजेंट नहीं होता है? हीलियम, आर्गन, रेडॉन, जेनॉन। सॉरी, हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नियॉन। तो कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है एयर में? ऑप्शन सी, रेडॉन इज नॉट प्रेजेंट इन एयर। ओके, इफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज वैनिश फ्रॉम अर्थ द गैस विच विल डिक्रीज इज, अगर सारे प्लांट्स और ट्रीज जो है अर्थ से गायब हो जाएंगे तो कौन सा गैस डिक्रीज हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, ऑक्सीजन। आप सब लोगों को पता है कि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन O2, जो कि कहाँ से आता है? ये फोटोसिंथेसिस से आता है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? ये प्लांट्स और ट्रीज में होती है, ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज में, क्योंकि वो जब अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है जो हम इनहेल करते हैं। तो अगर प्लांट्स और ट्रीज खत्म हो जाएंगे ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगी। ठीक है। द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ गैस इन द एयर इज, एयर में किस परसेंटेज, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस गैस की होती है एयर में? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एंड ऑब्वियसली नाइट्रोजन की होती है 78%। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लेनेट अर्थ? इनमें से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं करता है कार्बन साइकिल को? जो कार्बन साइकिल है उसको कौन सा प्रोसेस इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऐड नहीं करता है? अगर हम वॉल्केनिक इरप्शन की बात करेंगे, वॉल्केनिक एक्शन की बात करें, वो ऐड करेगा। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर वो भी ऐड करेगा। रेस्पिरेशन भी ऐड करेगा, क्योंकि जब हम रेस्पिरेट करते हैं हम बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी कार्बन साइकिल को ऐड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है ये ऐड नहीं करेगा, क्योंकि ये छोड़ता है क्या, कौन सा गैस? ऑक्सीजन। ठीक है, सो ऑप्शन बी, फोटोसिंथेसिस द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ट्री? इनमें से कौन सा ट्री का फंक्शन नहीं है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइज, एयर पोल्यूशन, रिलीजिंग ऑक्सीजन। देखो ट्री क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्री एब्जॉर्ब करता है, जब वो फोटोसिंथेसिस के टाइम खाना बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता है। तो ट्री क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइज, ऑब्वियसली ट्रीज नॉइज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, लेकिन ट्रीज को एयर पोल्यूशन जो है ट्रीज से नहीं होता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन में कम करने में हमें हेल्प करती है। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। ट्री से कभी एयर पोल्यूशन नहीं होता है। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनीवा, रोम, सिडनी, टोक्यो। कहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये हेडक्वार्टर? एंड इट इज़ इन जिनेवा। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग रिलेटेड टू, कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग किसके साथ रिलेटेड है? डिकम्पोजिशन ऑफ डिकम्पोज्ड मटीरियल, चेंज इन वेदर कंडीशंस डे बाय डे, नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, नन ऑफ द अबो। तो वेदरिंग जो कॉन्सेप्ट है ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। वेदरिंग कॉन्सेप्ट किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स जब डिकम्पोज होती है तो उसी को हम बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से। Where is the headquarter of UNEP प्रोग्राम? UNEP प्रोग्राम जो है UNEP जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग, नैरोबी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC। एंड यस द राइट आंसर इज UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? शाबाश, इट इज ऑप्शन बी, नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंटल प्रोग्राम का। NEA स्टैंड्स फॉर, NEA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। सो बट यहाँ पे जो लिखा है नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी, बट
यहाँ पे बेसिकली जो NE है, A है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी भी है, लेकिन हमारा एक अच्छा ये एग्जामिनेशन देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होता है इंसान, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। एजेंसी भी है एक, नेशनल एनवायरमेंटल एजेंसी सिंगापुर की, ठीक है, नेशनल एनवायरमेंट। लेकिन देखो मैं यहाँ पे कैसे कंफ्यूज होता है, एग्जामिनेशन है ये, एनवायरमेंट नहीं है, तो ये गलत है। तो लेकिन दूसरी है नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी, ठीक है। अगर एजेंसी भी ठीक होता, लेकिन अगर नेशनल एनवायरमेंटल एजेंसी होता, लेकिन ये नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी। व्हाट डज EPA स्टैंड फॉर? EPA की फुल फॉर्म क्या है? एंड यस द राइट आंसर इज EPA जो है इसका फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो ऑब्वियसली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होगी, क्योंकि पोल्यूशन एजेंसी का कोई लॉजिक नहीं बनता है, प्रोहिबिशन एजेंसी का भी कोई लॉजिक नहीं बनता है। सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इज द राइट आंसर। इकोमार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज, इकोमार्क एक इंडियन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो क्या होगा, प्योर एंड अनअडल्टर्ड, रिच इन प्रोटीन, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इकोनॉमिकली वायबल। तो इकोमार्क इंडिया के कैसे किस प्रोडक्ट को दिया जाता है, जो कि प्योर और जिसमें मिलावट नहीं होगी, जिसमें प्रोटीन्स भरपूर होंगे, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गया, या जो इकोनॉमिकली ज़्यादा अच्छा होता है लेना। तो ऑब्वियसली इकोमार्क लगता है उस प्रोडक्ट इंडियन प्रोडक्ट को जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा, जो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाता है, ठीक है। ओके, द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो NGO है, उसका जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एम्स्टर्डम, कैनबेरा, ओटावा, नागासाकी। एंड यस द राइट आंसर इज एम्स्टर्डम। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंसी, टू बी एबल टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट अंडर WTO नॉर्म्स, टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट, टू यूटिलाइज वेस्टलैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। ऑब्वियसली जहाँ पे भी सस्टेनेबल वर्ड आएगा वहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होता है, अगर हम कोई भी काम करेंगे उससे एनवायरमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका अप्रोप्रिएट आंसर है कि हम जब लैंड का इस्तेमाल करेंगे उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, उसका मतलब वो होता है, इसका मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। टू लेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को लेबल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क, वाटर मार्क। बताइए कौन सा मार्क इस्तेमाल किया है? ऑब्वियसली ऑप्शन बी, इको मार्क, जो एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हार्मफुल, क्यों हार्मफुल है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन? फॉर बैलेंस डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी, फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऑल ऑफ द अबव। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हार्मफुल है? ऑल ऑफ द अबव। अगर अर्बनाइजेशन ज़्यादा होती है ना, उससे क्या हो जाता है, उससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होती है उससे पोल्यूशन होता है, उससे इकोलॉजी खत्म होती है, उससे बायोडाइवर्सिटी कम होती है, ठीक है। सो बिल्कुल इम्बैलेंस डेवलपमेंट हो जाती है। सो ऑल ऑफ द अबव हियर इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस द ग्रीन हाउस फार्मिंग, इनमें से किस स्टेट ने रिसेंटली ग्रीन हाउस फार्मिंग इंट्रोड्यूस किया? हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। एंड यस द राइट आंसर इज पंजाब। इट मे बी सम, ये थोड़ा पुराना होगा, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है। इन द ईयर 1997 द वर्ल्ड एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन, 1997 में वर्ल्ड एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस जो हुई वो कहाँ पे हुई? 1997 में रियो डी जेनेरो में, नैरोबी में, क्योटो में, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे हुई 1997 में वर्ल्ड एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस? So the right answer here is, ये हुई क्योटो में, क्योटो में। What is Rio Plus 20 conference often mentioned in the news? Rio Plus 20 conference क्या है? It is United Nations Conference on Sustainable Development. It's the ministerial meeting of the World Trade Organization. It's the conference of the Intergovernmental Panel on Climate Change. It is the conference of the member countries of the Convention on Biological Diversity. Rio Plus 20 conference क्या है? So it is the United Nations Conference on
sustainable development. The author of green development is, green development किसने लिखी है किताब? Author of green development is M.H. Bardshaw, M. Nicholson, R.H. Whittaker, W.M. Adams. And yes, the right answer is W.M. Adams is the right answer here. ये author है Green Development book का. Okay. National Green Tribunal was established by the government of इंडिया इन, हाँ ये अंडर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट आया और कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एस्टैब्लिश किया? 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में. बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो एस्टैब्लिश किया गया वो इस वजह से एस्टैब्लिश किया कि जितने भी एनवायरनमेंट के रिलेटेड मसले होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, उनको विद इन 6 मंथ्स जो है इनको सॉल्व करना है. सो यस 2010 में ये लाया गया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, उसके अंडर ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को एस्टैब्लिश किया गया. मनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज, बहुत सारी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग जो ग्रो नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? द न्यू सॉइल डज नॉट कंटेन फेवरेबल मिनरल्स, मोस्ट ऑफ द रूट हेयर grip the new soil too hard, most of the root hairs are lost during transplantation, leaves get damaged during transplantation. तो क्यों नहीं होता है ग्रो सारे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स? एंड यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि ज़्यादातर जो रूट हेयर्स होते हैं ना, वो जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, जब उनको एक जगह से निकालते हैं फिर दूसरी जगह लगाना होता है, वो जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो उनको नुकसान पहुँचता है. द अर्थ समिट +5 वॉज हेल्ड इन, अर्थ समिट वॉज +5 वॉज हेल्ड इन 2005 में, 2000 में, 1999 में, 1997 में. कब हुई थी? सो राइट आंसर इज ये 23 से 27 जून के बीच में 1997 में हुई थी. ठीक है. Concerning global environmental facility, which of the following statement is are correct? Global environmental facility के related, it serves as a financial mechanism for Convention on Biological Diversity and United Nations Framework Convention on Climate Change. It undertakes scientific research on environmental issues at global level. It is an agency under OECD to facilitate the transfer of technology and funds to underdeveloped countries with specific aim to protect their environment. Option D is both A and B. तो global environmental facility क्या है? सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो सर्व करता है किस किस के लिए? एक तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए और दूसरा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए. ठीक है. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स, adverse changes brought in by human activities, ecological imbalance because of ecological diversity, all of the above. Environmental degradation का मतलब क्या होता है? And yes, the right answer is all of the above. अगर overall degradation होगा environmental attributes का, अगर adverse changes हो जाएंगी और जो human activities से हो जाएंगी, वो ecological imbalance अगर हो जाएगा because of ecological diversity, तो ये सारी चीज़ें environmental degradation में आ जाती है. ठीक है. environmental degradation जो है इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, चेडी मुबारक, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, इको सेफ्टी लॉ. तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो आया 1986 में, इसको हम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी बोलते हैं. पाल्चमेड़ा विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ फॉर इमेंस डैमेज टू इट्स एनवायरमेंट लाइज इन, ये कहाँ पे है जगह जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ था? कर्नाटका, कोंकण, केरल, तमिलनाडु. And the right answer is option C, Kerala में. As a result of their annual survey, the National Geographic Society and an international polling firm
Scan gave India top rank in Green Dex 2009 score. What is this score? Green Dex score का मतलब क्या होता है? It's a measure of efforts made by different countries in adopting technologies for reducing carbon footprint. It's a measure of environmentally sustainable consumer behavior in different countries. It's an assessment of programs, schemes undertaken by different countries for improving the conservation of natural resources. It's an index showing the volume of carbon credits sold by different countries. So option B here is the right answer. जो Green Dex 2009 score है, ये it's a measure of environmentally sustainable consumer behavior in different countries. The Genetic Engineering Appraisal Committee is constituted under the Genetic Engineering Appraisal Committee is constituted under the Food Safety and Standards Act 2006, Geographical Indication of Goods Act 1999, Environmental Protection Act 1986, Wildlife Protection Act 1972. So ये आती है किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूट होती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर. कंसिडर द फॉलोइंग: फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वॉल्केनिक एक्शन. इनमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड कौन ऐड करता है अर्थ में? कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से कौन सा ऐड करता है? ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस ऐड नहीं करेगा. वन जहाँ पे भी होगा वो कैंसिल होगा, तो दो ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे. तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन तो करेगा, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी करेगा, तो 3 होना चाहिए. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2, 3, 4. तो रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वॉल्केनिक एक्शन, तीनों जो ये ऐड करेंगे कार्बन टू कार्बन साइकिल. Which of the following is the best strategy for environmental friendly sustainable development in Indian agriculture? Expansion of cultivable land, increased use of super phosphate, urea and effective biocides, wider popularization of high yielding crop varieties, better air, more frequent irrigation and increased frequency of aerial spraying of inorganic fertilizers and pesticides, mixed cropping, organic manures, nitrogen fixing plants and pest resistant crop varieties, improved farm implements and machinery, use of potent insecticides to minimize post harvest grain losses and monoculture cropping practices. ठीक है. So which one of the following is the best strategy for environmental friendly sustainable development in agriculture? So option C, mixed cropping, organic manures, nitrogen fixing plants and pest resistant crop varieties. तो इसे क्या हो जाएगा, हमें जो है केमिकल ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ेगा, तो ये सबसे ज़्यादा सही रहेगा. Which country introduced Green Army Environment Conservation? जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट. ग्रीन आर्मी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने. द इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग वॉज फसानोबु फुकुओका, एम एस राघवाना, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलुग. कौन था इन्वेस्टिगेटर नेचुरल फार्मिंग का? एंड यस, मसानोबु फुकुओका. Consider the following statements. The Sustainable Development Goals were first proposed in 1972 by a global think tank called the Club of Rome. The Sustainable Development Goals have to be achieved by 2030. ठीक है? So only one, only two, both 1 and 2, and neither one nor 2. So the right answer here is option only 2. The Sustainable Development Goals have to be achieved by 2030 is the right answer here. The National Green Tribunal Act 2010 was enacted in consonance with which of the following provisions of the Constitution of India. किस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के रिलेटेड इसको एक्ट को एनेक्ट किया गया? राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. Provision of grants for raising the level of administration in the scheduled areas for the welfare of scheduled tribe act under article 275 subclause 1. Powers and functions of Gram Sabha as mentioned under article 243 subclause A. So obviously ऑप्शन ओनली 1 जो हमारा राइट टू लाइफ है उसमें अगर हम देखेंगे उसमें बहुत वाइडर इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि उसमें सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं आएगा, उसमें राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट भी आएगा. ठीक है. सो आर्टिकल 21 इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस? प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ इनमें से कौन सा चीज़ रिलेटेड है? फॉरेस्ट पॉलिसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एजुकेशनल पॉलिसी. ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज,
क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ना, उसमें आपको फॉरेस्ट पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, तब हमारी फॉरेस्ट्स बचेंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लाने की ज़रूरत है, तब प्रोटेक्शन होगा एनवायरमेंट का। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब हम लाएंगे तब हम उनका रोकथाम करेंगे कि वो कैसे जो है फिर जो उनके आउटपुट्स होते हैं वो बाहर फेंकते हैं। और एजुकेशनल पॉलिसी के थ्रू भी रिलेटेड हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। With reference to Agenda 21, sometimes seen in news, consider the following statements. It's a global action plan for sustainable development. It originated in the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg in 2002. इनमें से कौन सा सही है? Only one, only two, both one and two, neither one nor two. So only one. It's a global action plan for sustainable development, Agenda 21. ठीक है? Natural vegetation is a true index of climate. Water-loving plants are found in a moist climate. ये दो assertion and reason दे के हैं, तो इनमें आपको बताना है कौन सा क्या सही इसमें लगेगा। सो ऑप्शन ए, नेचुरल वेजिटेशन हमें ऑब्वियसली इंडेक्स देता है क्लाइमेट का। जितनी ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन होगी उतना वहाँ पे दैट मीन्स रेन भी है, टेम्परेचर भी है। तो जो वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं ऑब्वियसली वो मॉइस्ट क्लाइमेट में होते हैं। ये भी सही है इसका। इट्स अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उससे हमें इंडिकेशन भी मिलती है कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो किस तरह का होगा। सो आई थिंक दिस इज सफिशेंट फॉर टुडे। आज हमने ऑलमोस्ट 56 क्वेश्चंस किए इस सेशन में। इंशाल्लाह कल पार्ट 2 हम करेंगे। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, सो दैट कि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसे मैराथन सेशंस लाने की। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।